नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ पर बात कर रहे थे और राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ में आज का हमारा जो विषय है वो है राजस्थान का नवीनतम जिला फलोदी। फलोदी से पहले यदि हम बात करें तो राजस्थान जिला दर्शन के अंतर्गत हम लोग राजस्थान के कुल 7 ज़िले देख चुके हैं। यानी फलोदी से पहले हम लोग कितने ज़िले देख चुके हैं? 7 ज़िले देख चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक वो ज़िले नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है और वो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान का नया भूगोल, राजस्थान का नया भूगोल या राजस्थान की न्यू ज्योग्राफी, इस नाम से आप लोग जाके प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। और यदि आप लोगों ने अभी तक ये 7 वीडियो नहीं देखे तो आप इनको ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें राजस्थान के विभिन्न 7 ज़िलों की आपको जानकारी दी गई है। फिर इसके साथ ही आप लोगों को राजस्थान की जो नवीनतम संभागीय व्यवस्था है उस संभागीय व्यवस्था की भी जानकारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग बिना देरी किए जाकर ये 7 वीडियो देखिए और उसके बाद आपका नवीनतम ज़िला जिसका नाम क्या है? फलोदी। तो चलिए फलोदी ज़िले की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब फलोदी के सामान्य परिचय के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि फलोदी को ज़िला बनाने की घोषणा कब हुई थी? तो घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को। फिर बात आती है मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी। इसको मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी जो दी गई थी वो दी गई थी 4 अगस्त 2023 को और इसकी जो अधिसूचना थी वो आपकी जारी हुई है 6 अगस्त 2023 को। और इस अधिसूचना के लागू होने की जो तिथि है वो है 7 अगस्त 2023। लेकिन इसका उद्घाटन 7 अगस्त को होना था, लेकिन इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किया गया था 15 अगस्त 2023 को। और इसका जो उद्घाटन समारोह था उस उद्घाटन समारोह में हमारे शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला और हमारे अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। साले मोहम्मद जो कि आपके पोखरण से विधायक है और राजस्थान में वर्तमान में कैबिनेट में अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री हैं। तो ये हो गई आपकी सामान्य जानकारी जो हमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट करके पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं, इसका जो निर्माण है ये आपका जोधपुर ज़िले को, इसका निर्माण कौन से ज़िले से किया गया? जोधपुर ज़िले से। जोधपुर ज़िला जो है, जोधपुर ज़िले को तोड़कर इसका निर्माण किया गया है। और ये कौन से संभाग में होगा? तो सीधी सी बात है कि जोधपुर से अलग किया है और जोधपुर खुद संभाग है, तो ऐसे में संभाग कौन सा होगा इसका? तो हमारा आंसर होगा जोधपुर। अब इसकी अवस्थिति क्या है, यानी ये कहाँ पर स्थित है? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है या अंत्यवर्ती जिला है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कि ये राजस्थान का अंत्यवर्ती जिला है। कौन सा जिला है? अंत्यवर्ती जिला है। यदि बात करें यहाँ की विधानसभा सीटों के बारे में तो यहाँ पर इस ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक विधानसभा सीट जो है वो आपकी फलोदी की है और दूसरी जो है वो लोहावट की है। कहाँ की है? लोहावट की। लोहावट आकृति की यदि हम बात करें तो आगे आप लोग जब फलोदी का मैप देखेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि इसकी जो आकृति है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समान है। किसके समान? ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति है। पहले ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति थी उदयपुर की, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति किसकी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी ज़िले की। राजस्थान का सबसे शुष्कतम जिला यदि हम बात करें कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी। और राजस्थान का सबसे शुष्कतम स्थान की यदि हम बात करें तो भी हमारा आंसर क्या होगा? फलोदी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है और आर्द्र जिला कौन सा है। आगे बात करते हैं इसके उपखंड और तहसीलों की। तो उपखंड यदि हम देखें तो फलोदी ज़िले में टोटल उपखंड जो बनाए गए हैं उनकी संख्या है 6। उनकी संख्या कितनी है? 6। और तहसीलों की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो तहसीलें बनाई गई है उनकी संख्या तहसीलों की संख्या है 8। तहसीलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो ये आपकी 8 तहसीलें
और 6 उपखंड हो गए कौन से ज़िले में, तो हम लोगों का आंसर होगा फलोदी ज़िले में। आप चाहो तो इसका मैप देख सकते हैं, और आप वर्ल्ड मैप में जब मैप देखोगे किसका, ऑस्ट्रेलिया का, तो कुछ ऐसा ही आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिखाई देगा। इसलिए इसकी आकृति किसके समान है, ऑस्ट्रेलिया के समान, ऑस्ट्रेलिया के समान आकृति वाला। आगे बात करते हैं कि ये किस किस से सीमा रेखा लगाता है। तो मैंने आपको बताया था कि फलोदी हमारा अंतर्वर्ती जिला है। तो आप ये देखिए, ये न तो किसी प्रकार की इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है और न ही किसी प्रकार की इंटर स्टेट बाउंड्री बनाता है। तो ये आपका अंतर्वर्ती जिला हो गया कौन सा, फलोदी। अब फलोदी ज़िले की सीमा किस किस से लगती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो फलोदी राजस्थान के बीकानेर से सीमा बनाता है, बीकानेर के अलावा जैसलमेर से सीमा बनाता है, और जैसलमेर के बाद ये सीमा बनाता है किससे, तो हमारा आंसर होगा जोधपुर ग्रामीण से, जोधपुर ग्रामीण। और इधर इसकी सीमा लगती है किससे, नागौर से। तो इस प्रकार से राजस्थान के 4 ज़िलों के साथ, राजस्थान के कितने ज़िलों के साथ, 4 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है। 4 ज़िले कौन कौन से, तो हम लोगों का आंसर होगा जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर रूरल, बीकानेर, और चौथा ज़िला आपका हो जाएगा नागौर। तो इस प्रकार से ये 4 ज़िलों के साथ फलोदी आपका सीमा बनाता है। फिर बात करते हैं हम इसके भूगोल से रिलेटेड, कि भूगोल से रिलेटेड हम लोगों से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब मरुस्थल पढ़ते हैं तो मरुस्थल में हम एक स्थलाकृति पढ़ते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं रण, टाट या ढांड। अब पहला प्रश्न हमारे मन में ये आएगा कि ये होती क्या है। तो ध्यान रखना, मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा काल में निर्मित लवणीय जल की दलदल युक्त अस्थायी झीलें जो होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रण, टाट या ढांड बोला जाता है। फलोदी की यदि हम बात करें तो फलोदी में एक रण स्थित है और उसका नाम है बाप रण। तो बाप रण का संबंध कहाँ से है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी। कौन सा जिला, फलोदी जिला। तो ये हो गया आपके रण के बाद यदि हम बात करें तो आगे आता है हमारे साथ मरुस्थल में यदि हम बात करें तो राजस्थान का जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं। और 2 भागों की यदि हम बात करें तो एक आपका आता है शुष्क मरुस्थल और एक आता है अर्धशुष्क मरुस्थल। फिर इस मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से भी हम लोग 2 भागों में विभाजित करते हैं और वो करते हैं इसके निर्माण के आधार पर। कैसे, एक मरुस्थल ऐसा होता है जो आपका रेतीला मरुस्थल होता है। कैसा होता है, रेतीला मरुस्थल होता है। और एक ऐसा होता है जो पथरीला होता है। कैसा होता है, पथरीला होता है। तो रेतीला जो मरुस्थल होता है इसको ज्योग्राफी की भाषा में कहा जाता है इर्ग। क्या कहा जाता है, इर्ग। जबकि पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है हमादा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमादा। पथरीला मरुस्थल जो होता है इसके ऊपर आपके बालू का स्तूप नहीं बनते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ड्यून फ्री ट्रैक्ट कहा जाता है इसको, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। और ये राजस्थान के मरुस्थल जो है इसका 41.5%, कितना, 41.5% भाग जो है वो आपका कैसा है, बालू का स्तूप मुक्त। जबकि रेतीला या इसको हम लोग बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त, ये क्षेत्र जो है इसका प्रतिशत हो जाएगा आपका कितना, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 58.5%। तो ये एक आपका फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं और कितने पर नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो हमारा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है जो कि मरुस्थल के 41.5%, यानी हमारा जो थार का मरुस्थल है उसमें 41.5% जो भाग है शुष्क मरुस्थल का, उस पर कौन से बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो इसके विस्तार की कल जब हमने बालोतरा किया था उस समय भी बात की थी कि इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है जैसलमेर जिला जो है, जैसलमेर जिला मुख्यालय जो है इसके चारों तरफ 40 किलोमीटर की जो परिधि है, 40 किलोमीटर की जो परिधि है उस परिधि में आपको कोई बालू का स्तूप नहीं देखने को मिलेगा। फिर जैसलमेर में एक जगह पड़ती है और जगह का नाम है पोखरण। जगह का नाम क्या है, पोखरण। तो जैसलमेर का पोखरण और जैसलमेर शहर जो है उसके चारों तरफ 40 किलोमीटर की परिधि का क्षेत्रफल, ये आपका कैसा है, बालू का स्तूप मुक्त। एक तो जिला हो गया जैसलमेर। दूसरे यदि हम बात करें तो हम जगह पढ़ते हैं बालोतरा।
और बालोतरा आपका कौन से ज़िले में होगा? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बालोतरा ज़िले में। तीसरा क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं फलोदी, और फलोदी खुद क्योंकि अब एक ज़िला बन गया है तो तीसरा ज़िला कौन सा हो जाएगा? फलोदी। और चौथा क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं पूगल के आसपास का, जहाँ पूगल नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। ये आपका कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। तो राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जो है वो टोटल 4 जिलों में पाया जाता है। कौन कौन से? जैसलमेर, बालोतरा, फलोदी और पूगल। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? फलोदी की जगह तो हम लोग पढ़ते थे जोधपुर, और बालोतरा की जगह हम क्या पढ़ते थे? बाड़मेर। क्योंकि जगह तो बालोतरा ही थी, लेकिन हम लोग ज़िला कौन सा पढ़ते थे? बाड़मेर। लेकिन अब बालोतरा और फलोदी खुद अपने आप में क्या बन गए? नए ज़िले बन गए। आगे बात करते हैं बाप बोल्डर किले। मरुस्थल का ही पार्ट है, और जब हम मरुस्थल का अध्ययन करते हैं उसी में हम लोग इसको पढ़ते हैं बाप बोल्डर किले को। अब सबसे पहला प्रश्न आएगा कि बाप बोल्डर किले है क्या? तो बाप बोल्डर किले जो है यह आपकी परमो कार्बोनिफेरस जो युग था, परमो कार्बोनिफेरस युग की हिमानीकृत निक्षेप जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाप बोल्डर किले बोलते हैं। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि बाप बोल्डर्स किले जो है इसका संबंध कौन से काल से है? तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं परमो कार्बोनिफेरस युग से। कहाँ पे स्थित है? तो ये बाप तहसील, कौन सी तहसील? बाप तहसील, जो कहाँ पड़ती है? फलोदी ज़िले में, फलोदी। पहले हम लोग इसको पढ़ा करते थे जोधपुर में, लेकिन अब कहाँ पे स्थित है? तो हमारा आंसर होगा फलोदी ज़िले में। फिर उसके बाद बात करते हैं कि फलोदी ज़िला जो है उसमें कौन सी नदी बहती है। तो ध्यान रखना, फलोदी ज़िला ऐसा है जिसमें कोई नदी नहीं बहती है, यानी इसमें कोई नदी नहीं बहती है, कोई नदी नहीं बहती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। आगे बात करते हैं वन संपदा से रिलेटेड, यानी वन्य जीवों से रिलेटेड। तो वन्य जीवों में हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व। मैंने कल भी आप लोगों से प्रश्न पूछा था, 1-2 स्टूडेंट को छोड़ के किसी भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया था कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व है। तो आप लोग आज कमेंट बॉक्स में आंसर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नए ज़िलों के बारे में जो जानकारी आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो वैसी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए। ऐसे में आप लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है कि जो प्रश्न आपको वीडियो में पूछे जाए आप उनके आंसर कीजिए। आप लोग नवीन ज़िलों से रिलेटेड या राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्विज जो है उसको ज्वाइन करने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल का नाम है कसवा सर जीके। आप लोगों को इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग नवीन जो भी अपडेट होगी उसके बारे में जुड़े रहेंगे। तो कंजर्वेशन रिजर्व की हम लोग बात कर रहे थे। कंजर्वेशन रिजर्व जो है, तो हम बात कर रहे हैं खिंचन गांव की। कौन सा गांव? खिंचन गांव को, जो कि कहाँ पे पड़ता है? फलोदी में। इसको हमने राज्य सरकार ने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर रखा है, और ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसकी घोषणा हुई थी 22 अप्रैल 2023 को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। खिंचन गांव आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? कुरंजा पक्षी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुरंजा पक्षी जो है वो किस जिले का शुभंकर है? कुरंजा पक्षी किस जिले का शुभंकर है? अब 22 अप्रैल को खिंचन गांव के अलावा 2 और कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए गए थे। उनमें पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम है हमीरगढ़। क्या नाम है? हमीरगढ़। और हमीरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो हम लोगों का आंसर होगा भीलवाड़ा में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा। दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व जो है उसका नाम है सोरसेन। उसका नाम क्या है? सोरसेन, जो कहाँ स्थित है? बारा में। और तीसरा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपका खिंचन गांव कहाँ पे पड़ता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी ज़िले में। कौन से ज़िले में? फलोदी ज़िले में। तो इस प्रकार से आपके 3 कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुए थे। कब? 22 अप्रैल 2023 को। उनकी भी हम लोगों ने जानकारी इसी कंजर्वेशन रिजर्व के साथ। फिर आप लोग यदि चाहें तो राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, और राजस्थान के
उस समय तक जो 27 कंजर्वेशन रिजर्व थे, सारे के सारे 27 कंजर्वेशन रिजर्व आप लोगों को याद होंगे। साथ ही आप लोगों को इनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल तथ्य पूछे जाते हैं वो सारे के सारे फैक्चुअल तथ्य उस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आगे बात करते हैं खिंचन गाँव की। तो हम लोगों ने जैसा कि देखा कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है किसको, खिंचन गाँव को, जो कि आपका कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और कुरजा पक्षी जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे डेमोसियल क्रेन। कुरजा पक्षी को हम क्या बोलते हैं? डेमोसियल क्रेन। अब खिंचन गाँव जो है यह आपका देश का प्रथम कुरजा कंजर्वेशन, कुरजा पक्षी जो है उसके कंजर्वेशन के लिए देश में पहला सेंटर है। कौन? खिंचन गाँव। देश का प्रथम कुरजा कंजर्वेशन रिजर्व ये आपका कहाँ पे स्थित है? खिंचन गाँव फलोदी में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान में एक लोकगीत है और वो लोकगीत है कुरजा गीत। तो ये कुरजा गीत जो है वो किससे संबंधित है? वीर रस से संबंधित है या वीर्य रस से संबंधित है, यानी इसमें कौन सा रस है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कुरजा गीत के बारे में। फिर बात करते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र की। आपका वन्य जीवों से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा जिसको हम लोग आखेट निषिद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और राजस्थान में टोटल आखेट निषिद्ध जो है उनकी संख्या कितनी है? 33। तो उन 33 में से फलोदी जो ज़िला है उसमें आपके कितने? 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र स्थित है। और उन 3 की यदि हम बात करें तो पहला आपका हो जाएगा देंचू, और देंचू कहाँ पड़ता है? फलोदी में। फिर जंबेश्वर जी और लोहावट, ये 3 आपके क्या हो गए? आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जो कौन से ज़िले में स्थित है? फलोदी ज़िले में स्थित है। नाम क्या क्या हो जाएंगे? देंचू, जंबेश्वर जी और लोहावट। आगे बात करते हैं यहाँ की ज़िलों के बारे में। तो ज़िलों में आप लोगों ने राजस्थान की जब खारे पानी की झीलें पढ़ते हैं तो आप लोग एक झील पढ़ते हैं और उस झील का नाम पढ़ते हैं फलोदी झील। फलोदी झील जो है ये आपकी राजस्थान की खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। और पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बाप जो है इसको हम लोग रण में भी काउंट करते हैं और खारे पानी की झील में भी काउंट करते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि लवणीय झीलें होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रण बोलते हैं। तो बाप झील जो है ये भी आपकी कहाँ पे स्थित है? फलोदी में। और यहाँ पे आपका इसको रन कई बार इसको रन के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है, कई बार आप लोगों को झील के रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है। तो बाप झील इसको हम लोग रन या रण भी बोलते हैं और ये भी कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी में। अब इन ज़िलों के अलावा और कौन कौन से प्रश्न हैं जो हम लोगों से यहाँ से पूछे जा सकते हैं? तो आप लोगों को कुछ तालाबों के नाम याद रखने। उन तालाबों में पहला जो तालाब है जो पीछे अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ भी रखा है उसका नाम है रानीसर तालाब। कौन सा तालाब? रानीसर तालाब। रानीसर तालाब बोल दो, चाहे आप इसको चाहो तो रानीसर टांका बोल सकते हो। रानीसर टांका ये कहाँ पे स्थित है? तो हम लोगों का आंसर होगा फलोदी ज़िले में। पहले हम लोग इसको पढ़ते थे जोधपुर ज़िले में। फिर आप लोग एक तालाब और देखते हैं जिसका नाम है रावरा तालाब। कौन सा तालाब? रावरा तालाब। एक तालाब है जिसका नाम है मेगड़ासर तालाब। मेगड़ासर तालाब। एक तालाब है जिसका नाम है शिवसर तालाब। शिवसर तालाब। और एक और तालाब है जिसका नाम है जंबोलाव तालाब। जंबोलाव तालाब। ये सारे के सारे तालाब आपके जो है कौन से ज़िले में स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी ज़िला, फलोदी। आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो सौर ऊर्जा की यदि हम बात करें तो राज्य का पहला कोयला संयंत्र जो है ये आपका कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी में। राज्य का पहला कोयला संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? फलोदी में। साथ ही साथ राजस्थान का पहला सोलर पार्क जिसको हम बड़ला सोलर पार्क के नाम से जानते हैं ये कहाँ पे स्थापित है? तो हम लोगों का आंसर होगा फलोदी। कहाँ पे स्थापित है? फलोदी में। ये आपका एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सोलर पार्क है राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क। इसकी यदि हम लोग क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। कितनी? 2245 मेगावाट। और इसका निर्माण कार्य टोटल 4 चरणों में किया जा रहा है। कितने चरणों में किया जा रहा है? 4 चरणों में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें से प्रथम चरण जो है उसकी जो उत्पादन क्षमता थी वो थी 65 मेगावाट। कितनी थी? 65 मेगावाट। द्वितीय जो चरण है उसकी उत्पादन क्षमता थी 680 मेगावाट। 680
मेगावाट। तृतीय चरण की उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट, जबकि चौथा जो चरण है इसकी उत्पादन क्षमता थी 500 मेगावाट। तो इस प्रकार से आप लोग चाहो तो इनका टोटल कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 2245 मेगावाट। तो ये हो गया आपका भड़ला सोलर पार्क, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क है। फिर आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला आता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे राजस्थान का फलोदी जिला। कौन सा जिला? फलोदी जिला। फिर सोलर पार्क की स्थापना के लिए एक मिशन चल रहा है केंद्र सरकार का, और उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर पार्क योजना। ये योजना आपकी 2010 की है। कब की है? 2010 की। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के 3 जिलों में, राजस्थान के कितने ज़िले? राजस्थान के 3 जिलों में 5 सोलर पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। ये 3 जिले कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फलोदी जिला। कौन सा जिला? फलोदी जिला। और फलोदी ज़िले में यदि हम लोग बात करें तो फलोदी में आपका सोलर पार्क जो विकसित किया जा रहा है उसका नाम है भड़ला सोलर पार्क। कौन सा? भड़ला सोलर पार्क। दूसरे ज़िले की यदि हम बात करें तो उस ज़िले का नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर में जो सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं उनमें पहला जो है उसका नाम है आपका फतेहगढ़ 1B सोलर पार्क। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है और जगह का नाम है नोक सोलर पार्क। ये भी कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में। फिर फलोदी और जैसलमेर को मिलाते हुए एक सोलर पार्क है, उस सोलर पार्क का नाम है फलोदी पोखरण। फलोदी तो आपका फलोदी ज़िले का हो जाएगा, और पोखरण जो है वो आपका जैसलमेर का हो जाएगा। फलोदी पोखरण सोलर पार्क। और लास्ट तीसरा ज़िला यदि हम लोग देखें तो उस ज़िले का नाम है बीकानेर। ज़िले का नाम क्या है? बीकानेर। और बीकानेर में आपका हो जाएगा पूगल सोलर पार्क। तो इस प्रकार से 3 ज़िले कौन कौन से? फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर। यदि आप लोग इकोनॉमी सर्वे उठा के देखेंगे तो आपको फलोदी की जगह जोधपुर मिलेगा, लेकिन क्योंकि अब फलोदी खुद अपने आप में नया ज़िला बन गया है तो ऐसे में जोधपुर की जगह क्या आ जाएगा? फलोदी। पुराना फलोदी की जगह कौन सा ज़िला था, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जोधपुर ज़िला। लेकिन वर्तमान में जोधपुर की जगह कौन आ गया? फलोदी ज़िला आ गया है। तो ये आपके टोटल 5 सोलर पार्क है। इनमें से भड़ला सोलर पार्क की उत्पादन क्षमता है 2245 मेगावाट, और फलोदी पोखरण जो सोलर पार्क है इसकी उत्पादन क्षमता है 750 मेगावाट। फतेहगढ़ की यदि हम बात करें तो इसकी उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट, और नोक जो सोलर पार्क है इसकी उत्पादन क्षमता है 925 मेगावाट। और पूगल में जो निर्माणाधीन है इसकी जो आपकी उत्पादन क्षमता है वो 1450 मेगावाट है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान के प्रमुख जो सोलर पार्क है, 5 जो सोलर पार्क बन रहे हैं राजस्थान में, उन 5 सोलर पार्क की जानकारी होगी। आगे बात करते हैं हम लोग पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा को लेकर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है पवन ऊर्जा के लिए मार्गदर्शन करना। पवन ऊर्जा के लिए मार्गदर्शन करना। अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आपका 3 जिलों में चलाया जा रहा है, यानी 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उसमें से पहला जो यदि हम बात करें तो उसका नाम है जैसलमेर। दूसरा देवगढ़ पड़ता है प्रतापगढ़। और तीसरा आपका फलोदी। तीसरा कौन सा? फलोदी। तो 3 स्थानों पर पवन ऊर्जा के लिए मार्गदर्शन बोल दो या संसर्ग बोल दो, इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट। ये कहाँ चलाया जा रहा है, तो हम लोग आंसर करेंगे जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी। फिर बात आती है बीटीडी पवन ऊर्जा संयंत्र की। और बीटीडी पवन ऊर्जा संयंत्र जो कि पहले हम लोग पढ़ा करते थे राजस्थान के जोधपुर ज़िले में, अब ये राजस्थान के कौन से ज़िले में, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी ज़िले में। आगे बात करते हैं पशु संपदा की। तो पशु संपदा में यहाँ के ऊँट फेमस है, और कौन सी नस्ल के, तो हम लोगों का आंसर होगा गोमट नस्ल के। कौन सी नस्ल है ऊँटों की? गोमट नस्ल। और ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम हम लोगों को देखने को मिलता है वो मिलता है कैमेलस
ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस। अब गोमट नस्ल के जो ऊँट है ये आपके बोझा ढोने और सवारी के लिए प्रसिद्ध है, बोझा ढोने या सवारी के लिए प्रसिद्ध है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया। आगे बात करते हैं परिवहन की। तो परिवहन में आपको सिंपल सा याद रखना है, यहाँ पे एक हवाई पट्टी स्थित है और वो कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी में। फलोदी में हवाई पट्टी स्थित है, इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि वायु परिवहन को कनेक्ट करते हुए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं उद्योग की। तो उद्योग में हम लोग फलोदी का एक गाँव देखते हैं और उस गाँव का नाम है सेतराव गाँव। ये सेतराव गाँव जो है ये पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पत्थर की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से जो पत्थर निकाला जाता है उस पत्थर को स्थानीय भाषा में छीण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छीण कहा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि छीण का पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर होगा सेतराव गाँव का। साथ ही साथ यहाँ नमक उत्पादन का कार्य भी किया जाता है और नमक उत्पादन का जो कार्य किया जाता है वो फलोदी झील पर किया जाता है। तो नमक उद्योग यहाँ का इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आप लोगों को इस गांव का नाम याद रखना है, क्योंकि अब नए ज़िले बन गए। तो ऐसे में एग्जामिनर हम लोगों से खोद के प्रश्न पूछेगा और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी तरफ से जितना हो सकता है, आप लोगों को जितना डीप किसी ज़िले की जानकारी मुझे मिल रही है वो जानकारी आप लोगों तक पर पहुँचाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो में पूछे गए प्रश्न में जो आंसर है उनको कमेंट में ज़रूर पिन करें और वीडियो को आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। फिर बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो इतिहास में हम लोग पहले एक शिलालेख पढ़ा करते थे, उस शिलालेख का नाम था घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख अब जोधपुर में नहीं है, अब कहाँ पे आ गया? फलोदी में। फलोदी। घटियाला का यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो घटियाला का प्राचीन नाम था रोहिंसकूप। प्राचीन नाम क्या था? रोहिंसकूप। और यह आपका 862 ईस्वी का है। कब का है? 862 ईस्वी का है। और इस शिलालेख का संबंध मंडोर की जो गुर्जर प्रतिहार शाखा है, मंडोर की गुर्जर प्रतिहार जीपी शाखा जो है गुर्जर प्रतिहार शाखा से संबंधित है, जहाँ पे मंडोर शाखा के संस्थापक हरिश्चंद्र से लगा के ककुक तक की जानकारी मिलती है। ककुक तक की जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे घटियाला शिलालेख। आगे बात करते हैं लोहावट का युद्ध। और लोहावट का युद्ध हुआ था 1563 ईस्वी में। किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ था राव चंद्र सेन और मोटा राजा उदय सिंह के बीच। मोटा राजा उदय सिंह के बीच इसमें विजय हुए थे रावचंद्र सेन। तो ये आपका हो गया लोहावट का युद्ध। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रावचंद्र सेन जो है इनके अन्य नाम क्या है, यानी इनको किस उपनाम से जाना जाता है। फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोगों ने एक युद्ध देखा था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध। तो गिरी सुमेल जो है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में पड़ता है? वर्तमान में राजस्थान के कौन से ज़िले में पड़ता है? अब आ गई आपकी राजस्थान की कला और संस्कृति, यानी फलोदी से रिलेटेड कला और संस्कृति पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लटियाल माता मंदिर की। तो लटियाल माता मंदिर जो है ये आपका फलोदी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? फलोदी में स्थित है। और इसका निर्माण 1458 ईस्वी में, कब? 1458 ईस्वी में सिंधु जी कला द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सिंधु जी कला, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लटियाल माता जो है वो किसकी कुल देवी है। अन्य मंदिरों की यदि हम बात करें तो लटियाल माता का एक मंदिर आपका लोद्रवा में भी स्थित है। लोद्रवा जो कि जैसलमेर की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। लोद्रवा कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। मुमल की मेड़ी के लिए प्रसिद्ध है, काक नदी के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है लोद्रवा। तो अन्य मंदिरों की यदि हम बात करें तो कहाँ पे स्थित है? लोद्रवा जैसलमेर में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि लटियाल माता किसकी कुल देवी है। आगे लोक देवता जिनका संबंध राजस्थान के फलोदी ज़िले से है, तो उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं मेहाजी मांगलिया की। तो मेहाजी मांगलिया जो है इनका मंदिर बापड़ी में कहाँ पे स्थित है?
बापणी में स्थित है। और बापणी कहाँ की तहसील है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी जिले की, फलोदी जिले की। तो मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पे स्थित है, बापणी फलोदी में। और ये अब कौन से ज़िले में आ गई, तो हमारा आंसर होगा फलोदी में। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कहाँ पे, जोधपुर में। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है, राजस्थान के पंच पीरों में शामिल है। अब राजस्थान के 5 पीर जो है वो कौन कौन से, उनको याद रखना है। तो आप लोग राजस्थान के 5 पीरों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपका नाम आता है गोगा जी का, गोगा जी। उसके बाद पाबू जी, उसके बाद मांगलिया मेहा जी, उसके बाद हड़बू जी, और उसके बाद रामदेव जी। ये आपके 5 पंच पीरों में आते हैं। अब इनको याद कैसे किया जाए, तो याद करने के लिए आप लोग चाहो तो एक लाइन याद कर सकते हो, गोपा मेहरा, गोपा मेहरा। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी मांगलिया, हड़बू जी और रामदेव जी। मेहा जी आपके आ ही गए। आगे हम बात करेंगे, पाबू जी की बात करेंगे और हड़बू जी की बात करेंगे। इनके घोड़े का जो नाम था वो था किरड़ काबड़ा। घोड़े का नाम क्या था, किरड़ काबड़ा। इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। इन्होंने जैसलमेर के रणकदेव भाटी से, किससे, रणकदेव भाटी जो थे, रणकदेव भाटी जैसलमेर के, उनसे इन्होंने युद्ध किया था मेहाजी मांगलिया ने। आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी। और पाबू जी का जो जन्म स्थान है ये आपका कोलूमंड, जन्म स्थान कौन सा है, कोलूमंड। कोलूमंड कहाँ पड़ता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी में। इनके पिता का नाम था धांधल, पिता का नाम क्या था, धांधल। और माता का नाम था कमला दे, कमला दे। आप लोग कमेंट बॉक्स में पाबूजी की पत्नी का नाम बताइए कि पाबूजी की पत्नी का नाम क्या था, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इतनी तो आप लोगों ने पढ़ी रखी है, तो नई जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। और पुरानी जो चीज़ें मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में उनका आंसर करो, ताकि आपका पुराना जीके भी रिवाइज हो जाए। अब इन्होंने गायों के लिए युद्ध किया था, और गायें किसकी थी, तो हम लोगों का आंसर होगा देवल चारणी। देवल नामक चारण महिला थी, चारण महिला। इसकी गायों को छुड़वाने के लिए इनकी घोड़ी लेके और पाबूजी शादी के लिए गए थे, और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। तो केसर कालमी जो घोड़ी थी वो किसकी थी, देवल नामक चारण जाति की महिला की थी। तो देवल नामक चारण जाति की जो महिला थी, इसकी गायों को चुरा के ले जाते हैं लाडनू के जिंदराव खिंची। कौन ले जाते हैं, जिंदराव खिंची। और जिंदराव खिंची का संबंध कहाँ से है, लाडनू से। और अब लाडनू जो पड़ता है ये आपका डीडवाना कुचामन में पड़ता है। तो जिंदराव खिंची इनकी गायें लेकर चले जाते हैं, तो फेरों के बीच में उठकर पाबूजी आके इनकी गायों को छुड़वाने के लिए युद्ध करते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनके जो सहयोगी थे, उन सहयोगियों में यदि हम बात करें तो एक का नाम था चांदा और दूसरे का नाम था डेमा। चांदा और डेमा किसके सहयोगी थे, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि चांदा और डेमा किसके सहयोगी थे, तो हमारा आंसर होगा पाबूजी के। पाबूजी का जो प्रधान मंदिर है ये आपका कोलूमंड में, कहाँ पे, कोलूमंड में। और गायों के लिए इन्होंने जो युद्ध किया था, ये युद्ध इन्होंने किया था देंचू नामक स्थान पर। कहाँ पे किया था, देंचू पे। और देंचू अब किस में शामिल हो गया, फलोदी में शामिल हो गया। प्रधान मंदिर की यदि बात करें तो कोलूमंड में इनका प्रधान मंदिर स्थित है, जहाँ पे प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है, झुकी हुई पाग, झुकी हुई पाग व भाले के साथ, भाले के साथ अश्वरोही के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं पाबूजी की। पाबूजी का जो मेला बढ़ता है ये आपका कोलूमंड गांव में चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को। आगे बात करें पाबूजी के बारे में, तो पाबूजी की जो घोड़ी जो ये देवल महिला से मांग के लेके गए थे, उसका नाम था केसर कालमी। उसका नाम क्या था, केसर कालमी। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और पाबूजी की जो फड़ है ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़, लोकप्रिय फड़ किसकी फड़ है, पाबूजी की। और इस फड़ को बांधते समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उस वाद्य यंत्र का नाम है रवणत्ता। नाम क्या है, रवणत्ता। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए
कि पाबूजी की जो फड़ है उसको बांचने का कार्य कौन करते हैं। फिर बात आती है पाबूजी के फावड़े। तो पाबूजी के फावड़े जो है ये आपके इनके लिए प्रयोग किया जाता है माठ वाद्य यंत्र का। किसका? माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबूजी ऊँटों की जो ऊँट पालक जाति जो है, ऊँट पालक जाति राइका या रेबारी या इन्हीं को कहा जाता है देवासी, इनके आराध्य देव हैं। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि पाबूजी जो है वो कौन सी जाति के आराध्य देव है, तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं राइका, रेबारी या देवासी। आगे बात करते हैं कि ये आपके प्लेग रक्षक देवता या गोरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। फिर एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है पाबू प्रकाश जो है इस पुस्तक की रचना की थी मोडजी आशिया के द्वारा। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? मोडजी आशिया, इन्होंने रचना की थी पुस्तक कौन सी? पाबू प्रकाश। तो ये आपके हो गए पाबूजी। आगे बात करते हैं हम लोग पाबूजी के भतीजे जिनका नाम था झरड़ा जी। जिनका नाम क्या था? झरड़ा जी। झरड़ा जी आपके पाबूजी के भतीजे थे। लोक देवता हमारे जो पाबूजी है, पाबूजी के भतीजे थे। इनका अन्य नाम यदि हम देखें तो हमें इनका अन्य नाम मिलता है रूपनाथ जी। और हिमाचल प्रदेश में इनको कहा जाता है बालकनाथ जी। इनको क्या कहा जाता है? बालकनाथ जी। इनके मंदिरों की यदि हम बात करें तो एक मंदिर तो इनका बना हुआ है कोलूमंड में, और कोलूमंड कहाँ पड़ता है? फलोदी में। अन्य मंदिर की यदि हम बात करें तो इनका अन्य मंदिर जो है वो आपका सिंबुदड़ा में। कहाँ पे? सिंबुदड़ा। और सिंबुदड़ा कहाँ पड़ता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर। अब झरड़ा जी जो थे इन्होंने जिंदराव खिंची से बदला लिया था। जैसे कि हम लोगों ने पाबूजी में चर्चा की थी कि देंचू के निकट जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए पाबूजी और उनके भाई वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला किससे लिया था? वो लिया था जिंदराव खिंची से। आगे बात करते हैं हड़बूजी सांकला के जन्मस्थल की यदि हम लोग बात करें तो इनका जो जन्मस्थल है ये आपका है भूंडेल ग्राम। कौन सा? भूंडेल। और ये भूंडेल ग्राम पड़ता है कहाँ पे? नागौर में। लेकिन इनका जो प्रधान मंदिर है वो आपका बेंगटी गांव है। कौन सा गांव? बेंगटी गांव। और बेंगटी गांव हमारा पड़ता है फलोदी में। बेंगटी गांव में हड़बूजी विकलांग गायें जो होती थी, विकलांग गायों की सेवा किया करते थे। इस मंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया किसका? हड़बूजी सांकला के मंदिर का। और यहाँ पे हड़बूजी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है, जिसमें ये गायों के लिए चारा डाल के लाते थे, उस बैलगाड़ी की भी यहाँ पे पूजा की जाती है। और इनका वाहन जो था उसको हम सियार बोलते हैं। यानी इनका वाहन कौन सा था? तो हम लोग आंसर देते हैं सियार। इनके गुरु का नाम था योगी बालीनाथ। और हड़बूजी सांकला जो थे ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई। अब हड़बूजी जो है इनको हम लोग शकुन शास्त्र इनके ज्ञाता भी कहते हैं। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि राजस्थान के वे लोक देवता जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहे जाते हैं, तो हमारा आंसर होता है हड़बूजी। आगे बात करते हैं करणी माता पे। तो करणी माता का जन्म जो है ये आपका सुवाप गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सुवाप गांव। और सुवाप गांव कहाँ पड़ता है? फलोदी में। मूल नाम की यदि हम बात करें तो करणी माता का मूल नाम था रिद्धिबाई। मूल नाम क्या था? रिद्धिबाई या रिद्दुबाई।
इनका प्रतीक चील को माना जाता है, जिसको संवली कहा जाता है। संवली या चील जो है उसको इनका प्रतीक माना जाता है। और इनका जो मंदिर है यह आपका देशनोक में। देशनोक कहाँ पड़ता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर में। देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर पड़ता है। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था बीकानेर के राव बीका ने, क्योंकि करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी। और जोधपुर जो दुर्ग है उसकी नींव भी किसके हाथों रखी गई? करणी माता के हाथों रखी गई। लेकिन वर्तमान स्वरूप की यदि हम बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा देशनोक का जो करणी माता मंदिर है उसका वर्तमान स्वरूप जो है वो किसने प्रदान किया? महाराजा गंगा सिंह ने। फिर इनका मेला कहाँ पे लगता है? तो हम लोग आंसर करेंगे देशनोक में। मेला कहाँ पे लगता है? देशनोक में लगता है। और करणी माता के अन्य नामों की यदि हम बात करें तो इनको कहा जाता है चूहों वाली देवी या दाढ़ी वाली डोकरी। ये अन्य नाम है करणी माता के। आगे बात करते हैं जांबा गांव की। तो जांबा गांव में यदि हम बात करें तो आपके जाम्बोजी किससे रिलेटेड है? जाम्बोजी से। जाम्बोजी का प्रमुख धार्मिक स्थल है ये। इसे विश्नोई समाज का पुष्कर कहा जाता है। विश्नोई समाज का पुष्कर कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित होगा? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे फलोदी में। करणी माता में थोड़ी सी हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं। करणी माता के मंदिर में हमने जैसे देखा कि इनको चूहों वाली देवी कहा जाता है, तो यहाँ पे जो चूहे होते हैं करणी माता के मंदिर में जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और सफ़ेद जो काबा उसके दर्शन को शुभ माना जाता है। सफ़ेद काबा के दर्शन जो है उनको शुभ माना जाता है। कहाँ पे? करणी माता के मंदिर में। तो इस प्रकार से ये आपका राजस्थान का नवीनतम जिला फलोदी, जिसकी हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें की। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ की हवेलियाँ और महल स्थापत्य कला के बारे में। हवेलियों के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग एक हवेली देखते हैं जिसका नाम है सांगीदास थानवी की हवेली। सांगीदास थानवी की हवेली। दूसरी जो हवेली हम देखते हैं उसका नाम है फूलचंद गोलछा की हवेली। गोलछा की हवेली। एक और हवेली स्थित है यहाँ पे और उसका नाम है लालचंद ढड्डा की हवेली। ढड्डा की हवेली। फिर चौथी हवेली जो यहाँ स्थित है उसका नाम है मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली। तो इस प्रकार से ये 4 हवेलियाँ स्थित है कहाँ पे? फलोदी ज़िले में। और आगे बात करते हैं महल स्थापत्य कला के बारे में। तो यहाँ पे एक पैलेस स्थित है जिसका नाम है लाल पैलेस। और लाल पैलेस जो है इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किससे हो रखा है? लाल बलुआ पत्थर से हो रखा है। लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हो रखा है। और इसका निर्माण 1750 ईस्वी में करवाया गया। कब करवाया गया? 1750 ईस्वी में। यहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ है। उस संग्रहालय का नाम है दादा हेरिटेज संग्रहालय। हेरिटेज संग्रहालय। फिर बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की। और मेजर शैतान सिंह, जिनका नाम कौन नहीं जानता, राजस्थान में ऐसा कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से जो मेजर शैतान सिंह को नहीं जानता है, जिन्होंने 1962 का जो चीन युद्ध था, भारत चीन युद्ध, उसमें चीन के दांत खट्टे कर दिए थे, वैसे थे हमारे मेजर शैतान सिंह। इनका जो जन्म स्थान है ये आपका बाणासुर गांव है। कौन सा गांव? बाणासुर गांव। और इसको वर्तमान में हम लोग शैतानपुर के नाम से जानते हैं। शैतानपुर के नाम से जानते हैं। यह आपका फलोदी ज़िले में स्थित है। अब इन्होंने 1962 का जो भारत चीन युद्ध था इसमें रेजांगला जो दर्रा है, कौन सा दर्रा? रेजांगला दर्रा। रेजांगला दर्रा, इसमें वीरतापूर्वक चीनियों से युद्ध किया था। और इनकी जो बटालियन थी उसका नाम था 13वीं कुमायूनी बटालियन थी। 13वीं कुमायूनी बटालियन।
इससे संबंधित थे ये, और इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था 1963 में। 1963 में मरणोपरांत इनको क्या दिया गया? परमवीर चक्र दिया गया था। तो इस प्रकार से ये आपका फलोदी ज़िला था, जिसके बारे में हमने तमाम वो तथ्य देखे, चाहे वो आपके राजस्थान ज्योग्राफी से जुड़े हो, चाहे राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड हो, या आपके राजस्थान इतिहास या कला संस्कृति से रिलेटेड हो। हमने उन तमाम पहलुओं की बात की जो हम लोगों से आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी होगा और आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।